हम सबको ना मूवीज देखना बहुत पसंद है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सिनेमेटोग्राफर कितने तरह के पर्सपेक्टिव्स का इस्तेमाल करता है एक पर्टिकुलर टाइप की स्टोरी को कन्वे करने में। इमेजिन व्हाट इफ अगर सारी मूवी को एक ही कैमरा एंगल के ऊपर शूट किया जाए, एक ही पर्सपेक्टिव के साथ, क्या वो मूवी आपको अच्छी लगेगी? नहीं। सिनेमेटोग्राफर्स हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलकर साइकोलॉजिकल व्यूज का इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजिकल विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं और आपको कुछ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के साथ में शॉट्स दिखाते हैं जिनकी मदद से आप स्टोरी के साथ में ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हो। अब एक एंगेजिंग स्टोरी, एंगेजिंग मूवी दिखाने के लिए आपको अपने व्यूअर्स को एंगेज करके रखना, जोड़ के रखना स्टोरी के साथ में बहुत जरूरी है और वो तभी पॉसिबल है जब आप व्यूअर के माइंड में घुस जाए। वेल, आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ अपनी मूवीज के अंदर, वीडियोस के अंदर, बल्कि अपनी फोटोग्राफ्स के अंदर भी काफी बेहतर तरीके से स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। और ये सारी चीजें कोई मैंने डिस्कवर नहीं की है, मैंने खुद भी सीखी है ये सब चीजें। लेकिन हाँ, हम सबने इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जरूर किया है मूवीज के अंदर। अब जब मैं आपको चीजें बताता रहूंगा, साथ साथ आप इमेजिन करना कोई भी मूवी जिसमें आपने ये सब चीजें देखी हो, या फिर कोई भी मूवी चला के देखना, उनमें इन सब के कॉम्बिनेशन से ही वो मूवी बेहतर बनती है हमेशा। तो सबसे पहले आता है हमारा लोअर कैमरा एंगल। अब यूजुअली ये लोअर कैमरा एंगल इस्तेमाल होता है किसी भी हीरो या किसी भी विलन की पावर्स को या किसी भी ऐसे कैरेक्टर की पावर को दिखाने के लिए जो उस पर्टिकुलर सीन में ज्यादा पावरफुल है। एवेंजर्स मूवी का एग्जांपल लेते हैं, थानोस के पास में सारी की सारी जो उसकी मणियां हैं वो आ जाती है और जैसे ही वो स्नैप करने वाला होता है, कैमरा एंगल आपने नोटिस किया होगा नीचे चला जाता है। इट शोज कि उसके पास कितनी पावर है इस टाइम पर। और जब इस कैमरा एंगल को जोड़ दिया जाता है 360 फॉलो पैन के साथ में, तो ये शॉट और ज्यादा डायनामिक बन जाता है। इसी तरह से इसका ठीक अपोजिट होता है एक हायर कैमरा एंगल। ये इस्तेमाल होता है जब आपको सब्जेक्ट की वल्नरेबिलिटीज को दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल, कोई सब्जेक्ट किसी चीज में हार गया है, उसके सामने फेलियर्स आ गए हैं, या फिर वो लेस पावरफुल है किसी दूसरे सब्जेक्ट के सामने, या फिर आपको हाइट डिफरेंसेस दिखाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी रेसलिंग करने के लिए आता है, उसके सामने एक बहुत छोटा सा आदमी होता है, तो जो छोटा आदमी है उसके लिए हमेशा हायर एंगल का इस्तेमाल होगा ताकि उसकी पावर को कम दिखाया जाए। हट्टे कट्टे आदमी के लिए लोअर एंगल का इस्तेमाल होगा। इसके बाद अगला एंगल आता है टिल्टेड एंगल, जिसे डच एंगल भी कहा जाता है। डच एंगल मोस्टली इस्तेमाल होता है किसी ऐसे सीन के अंदर जहां पर आपको थोड़ा ऑफ बैलेंस दिखाना होता है, क्योंकि इसके अंदर कैमरा जो है इस तरह से टेढ़ा हो जाता है और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको टेढ़ी दिखती है, जिसके कारण एक विजुअली इनबैलेंस की स्थिति आपके व्यूअर्स को दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपका जो कैरेक्टर है वो कोई अपसेट है दिमाग से, या फिर फॉर एग्जाम्पल उस कैरेक्टर के पास में कोई आसपास हॉन्टेड चीज भटक रही है, कोई आत्मा भटक रही है, तो उस टाइम पर वो डरा होता है। उसका क्लोजअप लिया जाए। अब दो ऑप्शन है क्लोजअप की, एक तो क्लोजअप लिया जाए बिल्कुल स्ट्रेट कैमरा एंगल से, वो कैरेक्टर डरा हुआ है हमें तभी पता लग सकता है जब वो अपने एक्सप्रेशंस दिखाएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर वो अपने एक्सप्रेशंस दिखाने में ना सक्षम, उस केस के अंदर आप अपना कैमरा को सिर्फ टिल्ट करके ही व्यूअर्स को ये बिलीव करवा सकते हैं कि जो सीन है उसके अंदर कुछ तो हॉन्टेड है। इसके बाद अगला कैमरा एंगल आता है हमारे पास ओवर द शोल्डर। ये बहुत जगह पर यूज होता है, मतलब हर मूवी के अंदर, हर सीन के अंदर, हर वेब सीरीज के अंदर ओवर द शोल्डर आपको जरूर देखने को मिलेगा। ओवर द शोल्डर जैसे नाम से ही कह रहा है, शोल्डर के ऊपर से इसको यूज किया जाता है। अब ये कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है? मान लो मैं डायलॉग कर रहा हूँ किसी के साथ में, तो मुझे मेरे सामने एक बंदा है या दो बंदे हैं, तो मेरे शोल्डर के ऊपर से कैमरा दिखेगा जिसमें थोड़ा सा मेरा पार्ट भी दिखेगा और सामने जो दो कैरेक्टर्स हैं उनके एक्सप्रेशंस भी दिखाई देंगे। अब इसका फोटोग्राफी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बॉक्सर का शॉट ले रहे हो, तो बॉक्सर के सामने कोई बंदा है, अगर मान लो, उसका एक बेहतरीन शॉट लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह से अगर वो बॉक्स कर रहा है तो ओवर द शोल्डर एक शॉट ले सकते हो जिसमें सामने वाले को पंच पड़ता हुआ दिख रहा है और यहाँ से उसका व्यू दिख रहा है, तो ये व्यूअर को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। अब इमेजिन करो दो शॉट, एक तो सिंपल शॉट है जिसमें बॉक्स पड़ रहा है सामने वाले बंदे को, और दूसरा शॉट ओवर द शोल्डर लिया गया है। ज्यादा पावरफुल शॉट जो है हमेशा ओवर द शोल्डर वाला ही रहेगा। आप एज अ व्यूअर उस एक्शन के ज्यादा करीब पहुंच जाओगे। और साइकोलॉजिकली, मतलब जितना ज्यादा आप एक्शन के क्लोज रहोगे उतना ज्यादा आप एंगेज रहोगे एक्शन के साथ। इसके बाद आता है
जिटरी या हैंड हेल्ड शॉट्स। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मोस्टली चेजिंग सीक्वेंसेस के अंदर। कोई आत्मा आपकी तरफ भागती हुई आ रही है, उसके अंदर कुछ ऐसा हॉस्पिटल का सीन है जहां पर आईसीयू के अंदर भागकर किसी पेशेंट को अंदर ले जाया जा रहा है, तो हैंड हेल्ड कैमरा का इस्तेमाल होगा। यूजुअली मूवीज के अंदर सारे के सारे जितने भी सीक्वेंस होते हैं एकदम स्टेबलाइज तरीके से चलते हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअली डिस्टर्बेंस दिखानी है किसी सीन के अंदर तो आपको कैमरा शेक करना पड़ेगा अपने हाथ से। मतलब नॉट इंटेंशनली शेक करना पड़ेगा, बट यू हैव टू सिंपली रन विद द सब्जेक्ट, और वो आप जब चलोगे तो उसकी वजह से कैमरा अपने आप ही शेक हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द मूवीज के अंदर इसका इस्तेमाल कुछ ऐसी जगहों पर ही किया जाता है जहां पर बहुत तगड़ी डिस्टर्बेंस होती है, या फिर चेजिंग सीन कर रहे होते हैं, या कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर के पीछे भाग रहा होता है। नाउ रिमेंबर, ये सिर्फ कैमरा एंगल्स अलोन ही मूवी को अच्छा नहीं बनाते हैं। साउंड भी रोल प्ले करती है, एक्टर के एक्सप्रेशंस होते हैं, लाइटिंग होती है, उसके बाद कैमरा किस स्पेस से मूव कर रहा है वो भी डिपेंड करता है। बट इन फोटोग्राफी आपके पास में एक सिंगल फ्रेम होता है जहां पर आपको ये सब चीजें एक साथ दिखानी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सारे कैमरा एंगल्स का आप इस्तेमाल फोटोग्राफी में किस तरह से कर सकते हो, और इसका एक सिंपल सा जवाब है एक लाइन का, अपने फोटोशूट का थीम जान के। हर फोटोशूट से पहले आप एक थीम बनाकर चलते हो। अब मान लो आप एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का शूट कर रहे हो, अब वो बंदा बहुत सारे मेडल्स जीत कर आ रखा है, उस केस के अंदर आप ऊपर वाला एंगल यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर उसकी पावर जो है कम दिखेगी। लेकिन वहीं पर मान लो आपको एक टचिंग स्टोरी दिखानी है किसी डॉग की, किसी स्ट्रीट डॉग की, या फिर किसी बच्चे की, तो उस केस के अंदर पावर को कम दिखाने के लिए अपने, ताकि आपका सब्जेक्ट उस चीज से कनेक्ट कर पाए, आप हायर एंगल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने बहुत से ट्रेडिशनल पुराने वेडिंग फोटोग्राफर्स को टिल्टेड एंगल्स का इस्तेमाल करते हुए देखा है वेडिंग्स के अंदर, जो कि पुराना हो चुका है काफी इस टाइम पर। अब कुछ लोगों को वो पसंद हो सकता है, नो डाउट इन दैट, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर वो चीजें अब पुरानी हो चुकी है। उन टिल्टेड कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल आप वेडिंग्स के लिए तो नहीं ही कर सकते। तो ये थी कुछ कैमरा एंगल्स की बातें जिनकी मदद से आप अपने फोटोग्राफ्स को बेहतर बना सकते हो। आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ कि आगे आप क्या सीखना चाहते हैं, और इस तरह की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको और भी फोटोग्राफी से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएगी। फोटोग्राफी के अराउंड ही बहुत सारे का कंटेंट बनाता हूँ, हाउ टू कैप्चर द इमेज, एडिटिंग के ऊपर, घर पे बैठकर जुगाड़ करके किस तरह से कैप्चर किया जाए फोटोज को, वो सब सारी की सारी आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, आपसे मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।